Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जैसे कि तकरीबन एक महीना गुजर गया है, हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं अपलोड की और मैं भी थोड़ा सा बिज़ी था। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ़िज़िक्स की जो है आपको पता है कि स्कैन की जो है वर्कशीट्स हम जो है सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो है हम 3 ग्रांड टेस्ट वो कर चुके थे, उसमें से फ़िज़िक्स वाला पोर्शन। तो अभी ये GT4 है, तो जिसकी जो है फ़िज़िक्स पोर्शन हम जो है वो आज सॉल्व करेंगे। और मेरे अंदाज़े मुताबिक ये जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ईजीएस्ट टेस्ट है। मतलब इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कंपैरेटिवली ईजी है, काफ़ी ईजी मुझे मतलब लग रहा था। ऐसे कि मुझे इसको मतलब इन चीज़ों को देखकर लग रहा था कि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन व्हेन आई सेट डाउन एंड सॉल्व, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे 25 मिनट 20 मिनट इतने ही देर में हो गई, क्योंकि 30 MCQs थे और मैं फ्री था अभी, तो मैंने सॉल्व करके देखी तो जल्दी से हो गई। तो आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से करो। मुझे तो टाइम भी हो गया है काफ़ी, आपको पता है ये चीज़। 3 साल मुझे हो चुके हैं अभी। तो फिज़िक्स अच्छे से पढ़ोगे तो आगे ये चीज़ें याद रहेंगी। मेरी डे टू डे कोई प्रैक्टिस नहीं होती, बस यही आपकी वर्कशीट्स वगैरह कभी कभी मिल जाती हैं, या ग्रुप वगैरह में मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, तो वो सॉल्व कर देता हूँ कभी कभी। तो ग्रुप में जो है हम प्रैक्टिस सेशन अगेन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम जो सेशन है उसकी अनाउंसमेंट भी मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दी है। प्रीमियम जो हमारा कोर्स है वो मई से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जून जुलाई जो है वो चलेगा। मतलब आपको पूरा जो है MD गेट का सिलेबस PMDC के अकॉर्डिंग, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और उसके साथ साथ उसकी जो वर्कशीट्स हैं, प्लस में जो आपको सॉल्यूशंस डाउट सॉल्यूशन, वो सारे हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके एडवर्टाइजमेंट अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, ठीक है। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 6000 है। और जो अपना 5 स्टूडेंट्स होंगे फ़र्स्ट, उसके लिए 5 स्टूडेंट जो फर्स्ट होंगे उनके लिए अपना 5000 में जो है ये पूरा सेशन होगा। अच्छा, और एक चीज़ कि 5 जो है स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्कॉलरशिप रखी है, लेकिन उस स्कॉलरशिप के लिए मैं जो है टेस्ट कंडक्ट करूँगा, और जिस में टॉप स्कोरर होंगे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह देखकर मैं आपको जो है वो स्कॉलरशिप भी दे दूँगा फॉर दी 5 स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना कुछ मेनली इसमें ये जो आप 6K पे कह रहे हो, ये सारे जूम चार्जेस और बाकी चीज़ें मैनेजमेंट पैकेजेस वगैरह इसमें चले जाएंगे। मुझे इतना ऐसा कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें जो है थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होकर और रिवाइज्ड होकर मतलब अच्छे से बने, ताकि एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपके पास जो है MD गेट के लिए फ़िज़िक्स के लिए अच्छा कंटेंट पड़ा रहे, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन, दैट इज़, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एम्प्टी होलो मेटल सरफेस मेटल स्फीयर हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ -300 वोल्ट। अब -300 वोल्ट इसके पास जो है मेटल स्फीयर है आपके पास, उसके पास जो है -300 वोल्ट पोटेंशियल है। और सरफेस व्हेन अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁹ अभी इसकी चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो चार्ज के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से अगर स्फीयर होगा तो उसके सेंटर पॉइंट पर बिल्कुल जो है वो फील्ड ज़ीरो होगी, और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जितना बाहर होगा उतना ही जो है पोटेंशियल अंदर होगा। बाहर पोटेंशियल कितना है, -300 वोल्ट। तो जो है इसके सेंटर पर भी पोटेंशियल कितना होगा, -300 वोल्ट। लेकिन अगर इसी जगह पर पोटेंशियल की जगह पर अगर वो फील्ड के बारे में आपसे पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसको हम E से ज़ाहिर करते हैं, तो इसका ऑप्शन फिर हो जाता D। अब ये इसने थोड़ा सा घुमा कर आपसे पूछा था। पहले जब मैंने इसको पहले पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन में मिस्टेक है और इसका जो है D ऑप्शन होगा 0। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ना इसने पोटेंशियल जो है वो पूछा हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि B विल बी दी राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को देखो, उनको इंटर रिलेट करो, और जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते जाओ। अब इसमें जो है ना मैं आपको की पॉइंट्स बताता जाऊँगा, वो आपको आगे भी हेल्प करेंगे। MD गेट के जब आप दोगे तो हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चंस वगैरह आ जाएँ। अभी लाइव क्लासेस जो हमने चलाई थी उसमें तो मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल से 10 15 क्वेश्चन तो राउंड अबाउट थे जो मैंने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर बताए थे, और वो क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे, एज इट इज़। मैंने जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बताए थे कि इसमें इस तरह से पूछ सकता है, और वो हुआ था। टेम्परेचर वाले थे, साउंड इफेक्ट में, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऊपर थे, और जो है मोशन वालों में से थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे। सेकंड क्वेश्चन इज़ के द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज़ करो कि इस तरह से, और उसमें कोई क्लोज्ड पाथ है, अगर मैं इसको किस तरह से लिखूँ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अगर क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके बनाऊँ ताकि आपको समझ आए। अगर सपोज़ करो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके फील्ड बाहर की तरफ होगी, वो फील्ड थी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। अब यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मैं फील्ड बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अभी ये सवाल जो है ना, ये किस टॉपिक में से है? अगर अगर आपको टेस्ट करना है कि आपको टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर आपका कितना कवर्ड है, तो अगर कोई आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज़ फ्रॉम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल वाले सरफेस में से ये सवाल है। अब ये बोल रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब उसमें हमने एक क्लोज्ड इस तरह से सर्किल बनाया है, और उसमें एक पॉइंट चार्ज, अब सपोज़ करो कि कोई पॉइंट चार्ज है इस तरह से, वो इसको हम इसी दायरे के अंदर घुमा रहे हैं। तो बताओ कि क्या होगा, वर्क क्या होगा? तो याद कर लो, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव आर नेगेटिव चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वर्क उसमें ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो होता है वो पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम होने की वजह से वर्क नहीं होता। याद कर लो, पोटेंशियल क्या मैंने कहा आपको, कि इन सब पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इन सारी पॉइंट्स के ऊपर जो सर्किल में है, सर्किल में कौन सी पॉइंट्स हैं, वो जो इक्वी पोटेंशियल वाली पॉइंट्स हैं, और इसमें क्या है, वी है आपकी सेम। और याद कर लो, जब वी सेम हो और उसी पाथ के अंदर आप घूमो, यानी कि पोटेंशियल चेंज ना हो, तो वर्क जो है नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क चेंज तब होगा जब चार्ज कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल को चेंज करेंगे, इस तरह से लिखते हैं ना हम, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो अब देखो, पोटेंशियल चेंज होगा तभी जो है वर्क होगा, अदरवाइज़ क्योंकि चार्ज हमारी फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से एक मरतबा आपको बता दूं कि ये किस तरह से होता है, पोटेंशियल सेम क्यों है। अब अगर किसी के जहन में आ रहा है ये कि पोटेंशियल सेम क्यों है, तो अगर सपोज़ करो यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करूँ, और इसके बाहर जो है एक मैं गोल दायरा बना दूँ। अब देखो, यहाँ से हर पॉइंट के ऊपर ये फिक्स्ड बनाना है, ये मुझसे बनाने में थोड़ा इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड होगा। इसका डिस्टेंस जो है हर तरफ आर ही होगा, ठीक है। और जब डिस्टेंस आर हो तो पोटेंशियल का आपके पास फार्मूला होता है के क्यू अपान आर। अब के तो हमेशा कांस्टेंट होती है, चार्ज भी कांस्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने उठा लिए, दैट इज़ दी चार्ज कांस्टेंट। एंड फॉर फिक्स्ड रेडियस, क्योंकि यहाँ पर सबका डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है, तो इन हर पॉइंट के ऊपर जो भी सर्किल में पोटेंशियल होगा, दैट विल बी सेम। एंड इफ द पोटेंशियल इज सेम, देन द चार्ज मूव्ड अलोंग दिस पाथ विल गेट नो रिजल्ट ऑफ वर्क बीइंग डन। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स कि आपका जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, 70, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब ये सवाल भी मैंने आपको हमारे एक टीचर है वो बोलते हैं एक आधा दर्जन दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है। तो उस तरह से ये भी सवाल जो है ना, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको एक आधा दर्जन मरतबा बताया हुआ है। तो ये किस तरह से है, आपके पास अगर दो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है। सो वी ऑलवेज नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ओरिएंटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब अगर इसमें मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, सपोज़ करो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखी, ये जो है ब्लू वाली लाइन, यहाँ पर एक मैं छोटा सा सर्किल बना रहा हूँ, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये दूर भागेगा, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये उसके तरफ और दूर भागेगा। यानी कि ओवरऑल क्या होगा, ये वाली जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अब उससे होगा क्या, फ़र्क क्या पड़ेगा? तो याद कर लो एक चीज़, हमारे पास जो पॉजिटिव साइड वाली सरफेस होती है, यानी कि ये वाली, ये हमारे पास होती है हाई पोटेंशियल वाली, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ, दैट इज़ हाई पोटेंशियल, एच से। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि यानी कि इस साइड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, और ये जो नेगेटिव वाली साइड होती है, ये इसके पास वाली, वो क्या होती है, लो पोटेंशियल वाली। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से बॉडी जा रही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ,
तो जब भी बॉडी जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो होगा क्या, बॉडी जब हाई से लो की तरफ जाएगी ना, तो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाई, और यहाँ पर क्या है, लो। तो हाई से लो की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो आपके पास ये जो ऑप्शन पड़ा हुआ है क्लियर, ये इसी क्वेश्चन के बारे में है, ठीक है। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, याद कर लो। एक एनर्जी हमेशा इस तरह से गायब नहीं हो जाती, यानी कि एक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, दूसरी मतलब डिक्रीज़ हो गई, और कुछ हुआ ही नहीं। ये अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ किया है इसने, तो एक चीज़ और इंक्रीज़ की होगी काइनेटिक एनर्जी ने। अब वो क्यों, और मैं इसकी लॉजिक आपको बताऊँ। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस यहाँ से दूर भागेगा, ये इसको और मज़ीद अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है ना फास्टली इसकी तरफ जाएगा। और फास्टली अगर चार्ज जो है फास्टली मूव कर रही है, तो इट मीन्स इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और ये जो है कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे समझोगे तो फिज़िक्स जो है आसान है, और भूलोगे नहीं, ठीक है। एमडी गेट के बाद क्या, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, उसके बाद हो गया, कबर तक नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन अगर याद हो गई, तो समझ आ गई, तो उसकी एसेंस। काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते ही गलत तरीके से हैं। मैं देखूंगा एक और वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर कि फ़िज़िक्स को टैकल किस तरह से करना चाहिए। शुरू में कुछ चीज़ें होती है, बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर कुछ और ही बना देते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग करके पढ़ना होता है, इस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अलग पढ़नी होती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें अलग पढ़नी होती हैं, प्रॉब्लम्स को अलग से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जिस तरह से मैंने अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास क्या है, अ चार्ज क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है, उसमें जो चार्ज बाहर होती है वही चार्ज अंदर होती है। अब ये चीज़ बताने के बाद ऑप्शंस को पढ़ो। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज़ ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो होगा ही नहीं अंदर, क्यों, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक है। और चार्ज प्रेजेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। पोटेंशियल इज़ ज़ीरो एट दी सेंटर ऑफ द स्फीयर ओनली। अच्छा, यहाँ पर एवरी पॉइंट लिखा हुआ है, तो एवरी पॉइंट पर भी नहीं होगा भाई, हर पॉइंट पर तो चार्ज मौजूद है, ज़ीरो कहाँ से होगा। चार्ज जब भी होगी पोटेंशियल होगा, ये बात याद कर लो। सेंटर पर भी ज़ीरो नहीं होगा। पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर इज़ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है ना, अब ये बात आपने नहीं पढ़ी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल जो इनसाइड होता है उसकी वैल्यू अलग आती है, और जो पोटेंशियल आउटसाइड होता है उसकी वैल्यू अलग आती है। अब आप लोग इंडियन वाले बच्चे नहीं हो, आप पंजाब सिंध के और इन्हीं में से हो, तो आप ये चीज़ जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ हैव दी न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। और अपना जो है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो नन होगा, ठीक है। तो ये आपने बात जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, Gauss law Gauss law due to a different charge distribution is used to calculate। अब यानी कि डिफरेंट अगर चार्जेस हैं आपके पास और उसमें आप जो है गास लॉ को यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या चीज़ जो है हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें कैलकुलेट करनी होती है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, और जिसमें हम जो है गाजियन सरफेस को जो है इमेजिन करके और एक गाजियन सरफेस काउंट करके जो है हम अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज़ द एसेंस और मोटो ऑफ द गॉस लॉ। A Gaussian surface closes an electric dipole. The total flux through sphere is। अब आपको ये बोल रहा है कि एक आपके पास डायपोल है। डायपोल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है ना दो चार्जेस होंगी। सपोज करो कि उसमें जो है एक हमारे पास डायपोल इसमें एक दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी ऐसे थे, जो मैंने आपको कहा था कि डायपोल आपका अच्छा पढ़ा होना चाहिए। अब ये भी इसी तरह से ठीक है, अगर आपको डायपोल के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप कर लोगे, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसकी जो चार्ज का टोटल सम होता है ना वो इनसाइड वो ज़ीरो होता है। गाजियन सरफेस के अंदर जो चार्ज का टोटल सम होता है वो ज़ीरो होता है। तो आपके पास जो गाजियन इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है चार्ज रो अपान एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। इसको एक सेकंड मुझे ठीक से बनाने दो। किस तरह से होती है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। ये गाउसियन लॉ की डेफिनेशन है, गॉस लॉ की, ठीक है। अब दोबारा से एक मरतबा सुनो, गॉस लॉ डिफाइंस दैट टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, या चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बात एक ही है।
अब इसमें जो डायपोल वाले केस में हो रही ये चीज़ वो ये है कि डायपोल के बाहर, ये डायपोल है ना आपके पास, तो डायपोल के बाहर जो सरफेस होगा, डायपोल के बाहर जो सरफेस होगा उसकी जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस विल गेट कैंसल्ड एंड इट विल हैव द नेट चार्ज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो द टोटल फ्लक्स विल गेट द रिजल्ट ऑफ ज़ीरो। अब वो किस तरह से होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अब ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी करो तो ये ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो अपॉन कुछ रखो तो वैल्यू आपको ओवरऑल ज़ीरो मिलेगी, तो इसकी जो है इसका भी आंसर जो होगा वो ज़ीरो होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, चार्ज आउटसाइड द गाउसियन सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट्स इन द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब अगर जो चार्ज गाउसियन सरफेस के बाहर पड़ी हुई है वो कोई रोल प्ले नहीं करती तो ये तो बात ठीक है। हमेशा चार्ज गाउसियन सरफेस के जो अंदर होती है वही किसी ना किसी चीज़ को इफेक्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्लक्स को, हमेशा उन चीज़ों को। अगर बाहर पड़ी हुई है तो हमें जो है वो अपना उस चीज़ से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हैविंग टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग नो चार्ज इज़ ज़ीरो। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी के अंदर, सपोज करो यहाँ पर किसी गाजन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ से फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। इफ़ द नेगेटिव चार्ज इज इनक्लोज्ड देन फ्लक्स कंसिडर्ड इनवर्ड। अब ये किस तरह से, अगर सपोज करो कि कोई गाजन सरफेस है उसमें नेगेटिव हमने जो है चार्जेस इनक्लोज की हुई हैं, तो नेगेटिव चार्जेस अपने आप को, उनकी जो फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है फील्ड, ठीक है। रेडियली फील्ड इनवर्ड होती है, या अगर मैं पॉजिटिव रखूँगा तो उसमें लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो मतलब क्या हुआ, बात यही हुई कि उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड है, या उसकी फील्ड जो है वो इनवर्ड है, या फ्लक्स इनवर्ड है, ठीक है। तो ये तीनों बातें इसमें ठीक लिखी हुई हैं और हमें पूछा भी यही गया है कि सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी, कि ये तीनों बातें ठीक हैं। गाजियन सरफेस के बाहर कोई चीज़ रोल प्ले नहीं करती, टोटल फ्लक्स जो है अगर कोई चार्ज नहीं है तो दैट विल बी ज़ीरो। इफ़ नेगेटिव चार्ज इज इनक्लोज देन द फ्लक्स विल बी कंसिडर्ड इनवर्ड, और अगर पॉजिटिव होता तो फ्लक्स विल बी कंसिडर्ड आउटवर्ड, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एसोसिएटेड विद आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर। अब इक्विपोटेंशियल के बारे में आपको पूछा जा रहा है जो पॉइंट चार्जेस के लिए हो। अब क्वेश्चन है इसमें रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड फॉर द नेगेटिव एंड इनवर्ड फॉर द पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव एंड प्लेन फॉर द नेगेटिव, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस क्वेश्चन में से एक ये ऑप्शन ठीक लगेगा और दूसरा ये बी वाला ऑप्शन ठीक लगेगा, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अब ये ऑप्शन क्यों जो है इसमें गलत है, तो वो इसी वजह से कि आपको एक मैं चीज़ समझाऊँ। यहाँ पर इसने पूछा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, और आप जो सपोज़ कर रहे हो ना यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड देखकर, वो रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मुझे ठीक तरीके से एक सेकंड बनाने दो। ये पॉजिटिव, ये रेडियली आउटवर्ड जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पर इसने अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पूछा है, तो दिस विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। और अपना अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता तो ये आपका ऑप्शन ठीक था बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि यहाँ पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ये आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते जाओगे तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, और ये अपने चीज़ माइंड में डाल दें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो है शेप है किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो भी उसके लिए यही चीज़ होगी और नेगेटिव होगा तो भी उसके लिए सेम चीज़ होगी, ठीक है। इफ़ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79, इफ़ अ cylindrical Gaussian surface is used for evaluating electric field of thin infinite charge sheet। अब कोई थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट है जिसमें कोई चार्ज लगा हुआ है इस तरह से, और उसमें से हम जो है सिलेंड्रिकल सरफेस यूज़ कर रहे हैं जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब ये बोल रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब ये वाला जो सरफेस है ना, ये ऊपर ये जो ये कर्व है, ये वाली साइड ये जो घूम रही है कर्व, तो इसमें से जो है आपको फ्लक्स बताना है।
तो आपको पता है ये जो इस सरफेस से आप फ्लक्स काउंट करते हो, यहाँ पर इस वेक्टर एरिया के डायरेक्शन किस में डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर सरफेस ये इस तरह से है तो इस पर जो है वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन के अंदर होगा, और अगर ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस इस तरह से होगा तो इस पर जो वेक्टर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब आपसे क्या है, आपसे पूछा गया है फ्लक्स के बारे में, लेकिन फ्लक्स आपसे पूछी गई है इस कर्व्ड सरफेस वाले के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो फील्ड का डायरेक्शन किससे होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सो फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। और आपके पास जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, दैट इज़ 90 डिग्री। सो इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फील्ड, सॉरी अपना, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स, देन यू मस्ट नो द एंगल विच इज़ यूज्ड इन द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज़ ऑफ द कॉस थीटा। और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 0। सो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी 0। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट्स को, वेक्टर एरिया वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिपीट करें। वेक्टर एरिया क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये जो फार्मूला है इसमें ये वाली एंगल जो है किसके दरमियान में होती है, ये बच्चों याद कर लो, हमेशा सरफेस और फील्ड के दरमियान में कभी भी नहीं होती। अगर कोई टीचर भी बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। हमेशा वेक्टर एरिया और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होती है, याद कर लो। और वेक्टर एरिया क्या है, एन इमेजिनरी वेक्टर और इमेजिनरी परपेंडिकुलर, जो है जो भी किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो 90 डिग्री बना रहा हो, और किसी सरफेस को हम डायरेक्शन देने के लिए जो है यूज़ करते हैं सरफेस की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज। अब पोटेंशियल पूछ रहा है, सिंपल V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये फार्मूला लगाओ। अब सारे फार्मूले यही हैं, मुझे आप बोलोगे कि हल कर दो तो मैं कर दूंगा, खैर कोई मसला नहीं। जो करने वाले हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर बीच में कोई ऐसे आएंगे तो मैं बता दूंगा कि कर लो। बाकी इस तरह से नहीं है कि आप उसके लिए भी जो है अलग से मैसेज करो कि ये मुझसे नहीं हो रहा। इस तरह से किसी दोस्त वगैरह से पूछ लिया करो, खुद भी कुछ ट्राई किया करो। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, 9×10⁻⁹। क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज इज़ 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। रेडियस क्या है 2 मीटर, सो 2 ये 2 दो मरतबा टेबल गया, और ये 2 × 9 ये कितना होगा 18, ये 9 और ये 10⁻⁻6, -6 10⁻9 कितना होगा 10⁻3। तो ये हो गया हमारा 18,000। 10⁻3 को हम ओपन करके लिखेंगे तो सो दिस विल बी 18,000। अगर जिसको ये मैथमेटिक्स जल्दी लग रही है ना, तो मैं जो है मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग वाला नहीं हूँ, तो इतनी मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए अगर आप फिज़िक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, और ये अभी प्रैक्टिस से ही होती है। मैं भी कोई शुरू से इतना जो है एक्सपर्ट नहीं होता था, बार बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इतनी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कर करके उस चीज़ को जो है वो परफेक्ट किया है। प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। ठीक है, वोमन आल्सो, तो सारों जो है वो सारों के लिए प्रैक्टिस जो है लाजमी है। 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन फर्स्ट ऑर्बिट इज 27.2 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है 27.2 वोल्ट, किसके लिए, ये चीज़ें हाईलाइट करो, हाइड्रोजन एटम के लिए कितना 27.2। अब व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू हीलियम। अब हीलियम और हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। एट द सेम डिस्टेंस, अब इसने यहाँ पर जो है कंफ्यूज किस तरह से आपको किया है, एक तो इसने ये जो है एटम चेंज किया है लेकिन डिस्टेंस इसने सेम रखा है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी इसने कांस्टेंट कर दिया। तो चार्ज को क्या होगा, चार्ज हमें देखनी है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फ़ौरन क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। इसकी चार्ज होती है 1, इसकी चार्ज होती है 2। तो अगर इसमें आप देखोगे पोटेंशियल का सॉरी अपना के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो इसमें जो है कोई जो चीज़ है अगर वो चेंज हुई है सो दैट इज़ दी चार्ज। और चार्ज क्या हुई है, चार्ज हुई है डबल। तो चार्ज के डबल करने से पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डबल करने से पोटेंशियल विल आल्सो गेट डबल्ड। तो ये 27.2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल गेट दी रिजल्ट ऑफ 54.4। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला से करो, आप कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो। अब देखो कितने जो है ना, अगर
आपको थोड़ी बहुत बेसिक आपकी अच्छी होगी ना, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मतलब इतना इजी करके बता रहा हूँ कि मतलब कोई जिसको ना भी पढ़ा हुआ होगा ना, अगर कोई अच्छी सी रीडिंग नहीं है या कुछ इस तरह से कोई और इशू है, तो वो भी अगर ये लेक्चर्स देखेगा ना, उसको भी ऐसे लगेगा कि फिर ये जो है ईजी है, समझ आ रहा है। आई होप सो, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि डू शेयर योर रिव्यूज़, अपनी रिव्यूज़ के बारे में मुझे बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करते हो, और उसके बाद जब मैं आपको जवाब देता हूँ, पूछता हूँ कि अच्छा चीज़ें समझ आती हैं मेरे, हाँ सर अच्छा समझ आता है ये, तो मुझे वो बता दिया करो, ताकि मुझे जो है पता चले, और इट कीप्स मी मोटिवेटेड। आपको पता है एक तो इतनी हेक्टिक रूटीन होती है हमारी, और सुबह को उठना, ये वो सारी हॉस्पिटल, एकेडमी, और उसके साथ साथ ये वीडियोस बनाना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे बता दिया करो, तो यहाँ कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो मुझे भी मैसेज कर दिया करो, या कमेंट्स में बता दिया करो कि ये सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ से समझ नहीं है ये चीज़। तो वो मैं भी, आपने देखा होगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर जो है कमेंट के ऊपर जो है मैं वो जवाब दे रहा होता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल शेल इज़ ज़ीरो। अब ये सवाल जो है मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपके पास अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, तो उसमें फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी, फील्ड सेंटर पे ज़ीरो होगी, पोटेंशियल सेंटर पे कांस्टेंट होगा। ये जो है एक आधा दर्जन वाली बात जो मैंने बताई थी ना, ये वही सवाल है, ठीक है। टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर गेट इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच हैज़ हायर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सवाल पूछ रहा है, अब मैंने एक एक जो है इसमें पढ़ दिया, तो आपको सवाल नहीं समझ नहीं आया। अब दो मेटालिक स्फीयर हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से, एक छोटा बड़ा करके बनाते हैं, ये 6 वाला है और ये 12 वाला। अब क्या है, इसके ऊपर जो है चार्ज सेम है, यानी कि क्यू डैश क्यू डैश, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल है। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आपके पास फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। कौन सा फार्मूला होता है, चार्ज अपॉन एरिया। और यहाँ पर एक स्फीयर है, तो स्फीयर की एरिया के लिए क्या फार्मूला होगा, 4πr², ठीक है। और दिस इज़ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो यू आर सीइंग दिस के सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स कि अगर रेडियस छोटा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछी जो गई ये बात वो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, हायर चार्ज डेंसिटी, तो वो किसकी होगी, जिसका रेडियस कम है, यानी कि स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। दी इमेजिनरी सरफेस, अब ये जो है ना ये गलत है, शायद मुझे किसी ने पर्सनली भी भेजा था, तो थैंक यू फॉर देट। और उसी में भी मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस होगा, इसमें कोई मिस्टेक है। लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा बता दूं कि ये जो है एम्पेरियन सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ठीक है। एम्पेरियन लूप भी इसको बोलते हैं, बिकॉज के इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड शेप, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पास थ्रो द पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास जो होती है इमेजिनरी सरफेस, वो होती है गाजियन सरफेस। मस्ट रिमेंबर दैट, गाजियन सरफेस होती है। और एक चीज़ बता दूं, गाजियन सरफेस के लिए, गाजियन सरफेस जो होती है वो 3 डायमेंशनल सरफेस होती है, क्लोज्ड होती है, बीच में से टूटी हुई नहीं होगी, उसमें कोई होल नहीं होगा, ठीक है, ब्रोकन नहीं होगी, क्लोज्ड होगी, इमेजिनरी होगी, हाइपोथेटिकल होगी, 3 डायमेंशनल होगी। ये 3-4 जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी कभी इस तरह से जो है ना वो स्टेटमेंट देकर डायरेक्टली भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो है चीज़ वो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, इन दी एक्सप्रेशन E इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, द नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field is always along the point of, यानी कि अगर आपके पास E इज इक्वल्स टू, ये एक फार्मूला है नेगेटिव डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अब ये किसका फार्मूला है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। उसमें ये जो नेगेटिव है, ये बुक के अंदर भी लाइन लिखी हुई है कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया इस तरह से कि हाँ यहाँ पर क्या था, हाई पोटेंशियल, यहाँ पर क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस होंगी और ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, यहाँ नेगेटिव होगी। यहाँ से जब आप जाओगे फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जब आप फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, या आप हाई से जा रहे हो कहाँ पे, लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। फील्ड के डायरेक्शन में जाने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो बोल रहा है, और यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, वही जो है इसने ऑप्शन में रखी हुई है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
acquired are lost by an electron when it is displaced across 2 points having a potential difference of 1 volt. अब ये सीधी सीधी जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है. 1 electron volt. When a charge is moved through, or when an electron is moved through a potential difference of 1 volt, then it is known as 1 electron volt. और यहाँ पर इसने होशियारी ये की है कि इसने डायरेक्टली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिया, 1 वोल्ट दिया है. अब जो जल्दबाजी करने वाले होंगे वो इसको टिक मार के आ जाएंगे, बोलेंगे कि हमने जो है सही करके आए. फिर जब एक्साइटमेंट ख़त्म होगी फिर देखेंगे यहाँ पर तो ई नहीं लिखा हुआ. और कुछ जो एक्स्ट्रा जीनियस होंगे वो क्या सोचेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन की मिस्टेक होगी, ई मिस होगा. ठीक है, और वो भी इस तरह से करके आएंगे. लेकिन जो थोड़े से दिमाग इस्तेमाल करने वाले होंगे, होशियार नहीं होंगे मतलब, लेकिन थोड़े से दिमाग इस्तेमाल करने वाले होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी, उसकी वैल्यू क्या होगी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन देखेंगे और इसको जो है वो सही कर देंगे. ठीक है, और यही स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स लाएंगे. अच्छा, Gauss law is more useful in those cases where the charge distribution are. अब ये जो है ना ये भी लेक्चर्स में से टीचर्स बता देते हैं. Gauss law याद कर लो, उन्हीं जगहों पर ज़्यादा वैलिड होता है जहाँ पर जो है चार्जेस की सिमेट्री हो. सिमेट्री जो होगी तो आपके पास जो है मोस्टली उन्हीं केसेस में जो है Gauss law यूज़ होता है और ईजी टू यूज़ होता है. Calculate the electric potential at a surface of silver having a nucleus of 1.5666 in atomic number 47. अब ये जो है V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर. के रखो 9 × 10⁻⁹, क्यू चार्ज रखो, चार्ज कितनी है 47. अच्छा 47 क्या रखोगे, इसको मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता दूँ. के की वैल्यू जो है वही रखोगे, चार्ज कितनी रखोगे 47, और इसके साथ ई रखोगे. क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन की चार्ज है न्यूक्लियस की, और इसी ई को कन्वर्ट करके लिखोगे किस में कन्वर्ट करोगे, जोल में. तो K इज इक्वल्स टू 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जोल. ठीक है, और नीचे रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 1.556 इंटू 10⁻⁻14, और K की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9. इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा. ये मैंने करके देखा है थोड़ी देर पहले, इसीलिए तरीका बता रहा हूँ. मेरे पास इतनी जगह नहीं है लिखने की, तो आप जो है वो खुद से कर लेना. तरीका मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कि 47E लिखना है. 47E क्यों लिखना है, क्योंकि अपना न्यूक्लियस की चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स की सिंबल को भी हम ई से लिखते हैं लेकिन वो पॉजिटिव होती है. इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम ई लिखते हैं लेकिन वो नेगेटिव होती है. तो दिस इज़ द अल्टीमेट बेसिक डिफरेंस. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होती है. फ़र्क होता है सिर्फ और सिर्फ निशानी का, एक के ऊपर पॉजिटिव होती है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होती है. क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, 280 if 280 of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने एक चार्ज को उठाया, कितनी है 2 कूलम, जहाँ पर पोटेंशियल कितना था -10 वोल्ट, उसको हम लेकर आए जहाँ पर पोटेंशियल था V. तो बताओ कि V कितना है, ये चार्ज कितनी है 2 कूलम. अच्छा, इसको हम यहाँ से लेकर आए तो हमें जो है वर्क कितना करना पड़ा 280 जूल. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना है -V, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V. तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब आपसे पूछा क्या गया है पोटेंशियल, यहाँ पर हमने क्या रखना है V2 माइनस V1. शुरू में पोटेंशियल कितना है -10, और बाद में कितना है V. तो हमें बाद वाला निकालना है, तो V2 हमें फाइंड करना है, तो हमने रखा V माइनस, और यहाँ पर V1 कितना है 10. यहाँ पर डायरेक्ट 10 नहीं लिखना, -10 वोल्ट. ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q. अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, V प्लस 10 इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा W कितना है, 280, और चार्ज कितनी है 2, इससे 140 में से ये 10 प्लस है, इधर आकर 140 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 130. सिंपल क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है. ठीक है, और इसका आंसर आ गया आपका कितना 130. सॉरी 90. क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, यूजिंग अ रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁻6
अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1.2 मीटर्स अवे व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव। अब चार्ज नेगेटिव है तो बताओ कि रेफरेंस पॉइंट अगर इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल बताओ। सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये भी इसी पर है 9 इंटू 10⁻9। और चार्ज कितनी है, चार्ज है हमारी 4 इंटू 10⁻6। और रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 1.2 मीटर्स। यही डेटा है हमारे पास, ये के की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। हाँ अब देखो 4 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना होगा 36। 36 को मैं नीचे लिखूँ क्या 1.2, 1.2। और ये ऊपर ये पावर्स को सॉल्व करो, ये पावर 9 है प्लस का, ये -6 का, तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा +3, +3। अच्छा ये 1.2 है ना 1.2, तो ये 1.2 को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, इस पॉइंट को ख़त्म करोगे तो ये ऊपर 0 चला जाएगा। 12 का टेबल इस पर कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा। तो ये है क्या आ गया 30 और ये 10⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। 30 इंटू 10⁻। अच्छा यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 30,000 लिखो, या इसको इस जीरो को भी इसमें मिला दो, 3 इंटू 10⁻4। अच्छा यहाँ पर देखो प्लस में भी है माइनस में भी, तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो इसीलिए हमें जो है ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, ए बी सी आर दी 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अब ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये ई है। अब मैंने बताया था आपको कि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो पॉजिटिव यहीं कहीं होगा, नेगेटिव यहीं कहीं होगा। तो हाई पोटेंशियल कहाँ पे होगा, सी के ऊपर, मैक्सिमम एट सी। यही सवाल इसने पूछा है। फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरिस्पॉन्डिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ फील्ड लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही हैं। अब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी जो है वो पोटेंशियल है। आपको बताना है कि पोटेंशियल कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर देखो ये फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि यहाँ पर ये जो है फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग हैं और फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन बनाने वाला आपसे थोड़ा सा ज़्यादा होशियार है। उसने क्या किया है, यहाँ पर आपको फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है कि फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इसने जो प्रिंसिपल यूज़ किया है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला यूज़ किया है, नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन डी। यानी कि जब आप फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज़ करेगा। यानी कि पोटेंशियल एट ए इज़ लेस देन पोटेंशियल एट बी। बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कम है देन ए की जो है वो निस्बत में। ठीक है, ये इसने इस तरह से क्वेश्चन बनाया है। और पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये इसने इस तरह से बनाया। अच्छा व्हाट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स हैविंग सेपरेशन 1 सेंटीमीटर एंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 20 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो ये आप इस एक ही फार्मूला है बता सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट पूछे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा वो वही जो है वो अपना किसका यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद कर लो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अगर किसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट का नहीं पता तो इतना समझा दूं याद करने के लिए, फार्मूला भी याद हो जाएगा कि किसी चीज़ को जब आप डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो ना तो वो कहलाती है ग्रेडियंट। अब यहाँ पर पोटेंशियल के साथ डिस्टेंस को डिवाइड किया तो ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर नेगेटिव लगा दोगे, नेगेटिव किसके लिए, कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने से डिक्रीज़ करता है। पोटेंशियल कितना है 20 और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2000। 2000 जो है करेक्ट आंसर। 20 इंटू 10⁻², ये क्या हो गया 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 क्या हो गया ये 2000। ठीक है, सो ये आपका हुआ राइट ऑप्शन एंड आंसर। 94 वाला क्या है, अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर इज गिवन 4 माइक्रोकूलम चार्ज, व्हाट इज द पोटेंशियल एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये भी सवाल सिंपल है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इसी फार्मूला पर होगा। अब ये जो है आप खुद से कर लो, ठीक है, सिंपल है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेकर आते हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आपको लगती है इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज कैरिंग a steady current, the electric field inside is 0.2 वोल्ट पर मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वही इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट वाला फार्मूला, नेगेटिव V अपॉन डी। पोटेंशियल बताओ तो ये क्या बन जाएगा E डॉट डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है
इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 0.2, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा। 97 क्या है? 97 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो आपका वर्क क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। पॉइंट ए के पोटेंशियल ए का या पोटेंशियल बी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है। यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, तो क्या आएगा आंसर? ज़ीरो आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है ये बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल होता जब इलेक्ट्रिक स्फेरिकल तब होता जब पॉजिटिव चार्ज होती। यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में होती है, और दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल इस तरह से। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है मेरे मुंह से, तो ये स्फेरिकल नहीं होगा, यानी कि ये जो है करेक्ट नहीं है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर इसने पैरेलल लिखा है तो ये गलत है। लास्ट वाला क्या है? लास्ट में बता रहा है कि करेक्ट बताओ, तो ये तीनों करेक्ट हैं। किस तरह से? पोटेंशियल एट ऑल दी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट दी सेम पोटेंशियल। अब जो भी पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो सेम पोटेंशियल पर हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया रेडियस वाले एग्जाम्पल से। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको इंटरसेक्ट कभी भी करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर जो है बॉडी के पास दो पोटेंशियल नहीं हो सकते। अच्छा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब वर्क डन क्या होगा? जीरो, तो तीनों क्या हो गए? करेक्ट हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट GT4, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि जो है वीडियो आपको समझ आई होगी। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दी है जिसमें आई विल बी कंडक्टिंग दी लाइव क्लासेस ऑन जूम, ठीक है। और वो एडवर्टाइजमेंट भी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और व्हाट शुड आई से नेक्स्ट, वो ये चीज़ के डू शेयर योर रिव्यूज़, अपने रिव्यूज़ बताया करो मुझे कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर पूछ लिया करो, ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।